Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of March 2022, Tuesday. Motivation of the day is work like there is someone working 24 hours a day to take it away from you. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. RBI continues to support growth, rupee governor. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मार्च तक आरबीआई जिस तरह से करेंसी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एग्रेसिव इंटरवेंशन कर रही थी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रूपी, उस एग्रेसिव इंटरवेंशन को आरबीआई मार्च तक के लिए रोक देगी. बट एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट बाय गवर्नर शक्तिकांता दास ऑन मंडे, it is very clear that even after so many speculation on the reverse monetary policy, RBI is going to support the growth and rupee through different intervention into currency market as well as the monetary policy domain. सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक इवेंट में जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उनकी स्पीच थी, और उस स्पीच में उन्होंने आरबीआई का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है आगे आने वाले टाइम में. जैसे कि लास्ट अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें, जब से इंडिया में पैंडमिक आया है उसके बाद से आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड द एकोमोडेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोथ एज वेल एज रूपी. और रिसेंटली ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो चुकी है 6 के ऊपर, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जिस तरह से डबल डिजिट्स में चल रही है, उसके बाद से आरबीआई हो सकता है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी रिवीजन के लिए जाए, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करे. बट इन सारे स्पेकुलेशन को खारिज करते हुए कल हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि आरबीआई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द ग्रोथ एज वेल एज इंडियन रूपी. तो यहाँ पर आरबीआई ने क्लियर किया है कि आगे आने वाले टाइम में भी आरबीआई का फोकस ग्रोथ है, इकोनॉमिक रिकवरी है. तो आरबीआई फिलहाल के लिए पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक फेज में रिकवरी, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेगी रादर देन इन्फ्लेशन. हाउ एवर इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी टारगेट फॉर आरबीआई, बट जो ट्रेड ऑफ की सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसमें आरबीआई का जो प्राइम फोकस रहेगा दैट विल बी ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन इंडियन रूपी. क्योंकि मिस्टर दास का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में जो उनका एंटिसिपेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है वो अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इट विल बी मॉडरेट. हालांकि जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका अलग ओपिनियन, उनका ये कहना है कि अभी इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है. बट सेंट्रल बैंक इज एक्चुअली मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इन्फ्लेशन. हालांकि कहीं ना कहीं मिस्टर दास ने सेंट्रल बैंक की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइस को मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना, उसको भी रीइटरेट किया है. और उन्होंने ये भी बोला है कि लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, एंड दैट इज़ व्हाट आरबीआई विल डू. और रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6.07% तक पहुंच गई थी. और इसी के बाद से जो एक्सपर्ट्स थे वो कंटिन्यूअसली इस बात को कह रहे थे कि अब आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई की जो रेंज है उससे, अपर रेंज है उससे ऊपर चली गई. तो आरबीआई के पास अब बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है फॉर सपोर्टिंग द ग्रोथ. सो आरबीआई हो सकता है रिवर्स मॉनेटरी पॉलिसी में जाए, इंटरेस्ट रेट को हाई करे, मार्केट से मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस करे. लेकिन फिलहाल के लिए आरबीआई ने कहा है कि अभी आरबीआई ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला. और जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन को लेकर के वो 4.5% का प्रोजेक्शन आरबीआई का, सेंट्रल बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो सीपीआई है वो 4.5% तक डाउन करेगी या मॉडरेट करेगी. और उसी के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है, एमपीसी है, वो ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और इंडियन रूपी को सपोर्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट intervention. And these are the key points that RBI or RBI's governor Mr. Shaktikanta Das has reiterated into the CII's event. तो liquidity ensure करेंगे, abundant liquidity in order to support the growth. फॉरेन एक्सचेंज $55 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉरवर्ड मार्केट्स में होल्ड करेंगे.
स्टैगफ्लेशन को लेकर के अभी कोई ऐसा एंटिसिपेशन नहीं है आरबीआई का कि आगे आने वाले टाइम में स्टैगफ्लेशन होगी। इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी, दैट मे लीड्स टू द स्टैगफ्लेशन सिचुएशन। तो आरबीआई ने बोला है कि अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट या ऐसा कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अगर एनपीए की बात करें तो बैंक्स के जो एनपीए हैं वो भी डाउन हुए हैं इन दिस ईयर, तो उसको लेकर भी आरबीआई पॉजिटिव है। बैंकिंग सिस्टम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 16%, तो ये भी सफिशिएंट है। तो एनपीए, एडिक्वेसी रेशियो, इन सब को देखते हुए आरबीआई के पास अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है थ्रू अकोमोडेटिव पॉलिसी, थ्रू इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन को थोड़े टाइम के लिए आरबीआई साइडलाइन कर सकता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमारे पेज नंबर 4 पर भी दी हुई थी, दैट इज VRRR ऑक्शंस वर्थ ₹1.5 ट्रिलियन टू बी हेल्ड टुडे। तो उसी लाइन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 1.5 ट्रिलियन का VRRR ऑक्शन करेंगे। व्हाट इज VRRR? दैट स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो. So just to manage the liquidity into the system, RBI is again going for 1.5 trillion VRRR auction, and the first auction of 1.0 trillion will have tenure of 3 days. 3 दिन की विंडो दी जाएगी इनिशियली फर्स्ट ट्रिलियन में, और जो रिमेनिंग है वो सेकेंड फेज में होगा। और 28 दिन बाद यानी अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 9 को आरबीआई सेकेंड फेज के ऑक्शन पे जाएगी जहां पर 50,000 करोड़ का ऑक्शन होगा। और इससे इमीडिएटली पहले मार्च 17 में भी आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 57K करोड़ का ऑक्शन किया था, जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली इतने ही अमाउंट का जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट से एब्जॉर्ब करी थी। तो आरबीआई अभी फिलहाल के लिए मिडिल अप्रोच लेकर चल रही है। जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको ऑक्शंस के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अभी इंक्रीज करने के मूड में नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। चाइनीज स्वीटनर्स ड्यूटी इवेजन लीव्स बिटर टेस्ट। इंडिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट चाइनीज एक्सपोर्टर। किस लिए ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है? क्योंकि इनके पास DGTR के पास कंप्लेन आई थी कि जो चाइना से जो सैकरीन, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इंपोर्ट करता है इंडिया, वो इंपोर्ट वाया थाईलैंड इंडिया की लैंड पे आ रहा है इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर इंडिया ने इम्पोज करी है उसको अवॉइड करने के लिए जो चाइना के एक्सपोर्टर्स हैं वो थाईलैंड के थ्रू इंडिया में आर्टिफिशियल स्वीटनर या जिसको हम सैकरीन बोलते हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी एलिगेशन के बाद से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने इस पर्टिकुलर इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंक्वायरी लॉन्च कर दी। आई होप मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग दैट सैकरीन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट इज यूज्ड इन फूड, बेवरेजेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टेबल टॉप स्वीटनर्स, electroplating brighteners, pharmaceuticals and so many other consumable products. तो चाइना जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बोल सकते हैं कि प्राइम ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और इंडिया की जो मार्केट की डिपेंडेंसी चाइनीज एक्सपोर्टर्स पर बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियली 2019 में इंडिया ने जो भी इंपोर्ट आ रहा है सैकरीन का चाइना से उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज करी थी, और जिसको लेटर ऑन अगस्त 2019 में एक्सेप्ट भी कर लिया था। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया था कि आज के बाद से जो भी सैकरीन या जो भी इंपोर्ट आएगा आर्टिफिशियल शुगर का फ्रॉम चाइना, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज कितना, अप्रॉक्सीमेटली 20% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी टिल जुलाई 2024। तो अगस्त 2019 से लेकर के जुलाई 2024 तक 20% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगनी है थी जो भी सैकरीन चाइना से इंडिया में आ रही थी। बट उसी 20% की ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स हैं दे आर एक्सपोर्टिंग देयर सैकरीन और आर्टिफिशियल शुगर फ्रॉम थाईलैंड।
क्योंकि थाईलैंड से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर आ रही है, उस पर उतनी काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं है। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड हाउ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, दो ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो कि कोई भी डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है इन ऑर्डर टू सेव देयर लोकल प्रोड्यूसर, लोकल सेलर। और रीसेंट कंप्लेंट जो आई है उसमें जो एक पेट्रो प्रोडक्ट्स के कंपनी है, उसका ये कहना है कि थाईलैंड से जो भी सैकरीन इंडिया में इंपोर्ट हो रही है उसका कोई भी नॉन प्रोड्यूसर थाईलैंड में अवेलेबल नहीं है। और इसी कंप्लेंट के बाद से डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है अगेंस्ट चाइनीज एक्सपोर्टर्स। So export of saccharine consigned from Thailand to India are substantially manufactured in China, claiming the same as goods originating in Thailand in order to avoid the 20% countervailing duty. And the change in pattern of trade whereby import from China have declined and import from Thailand have increased significantly clearly indicate करता है yes, Chinese exporters are using the Thailand land for sending or for exporting or for dumping their saccharine or artificial sugar into Indian land. और अगर डेटा को भी देखें तो डेटा भी क्लियरली यही बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो चाइना से इंपोर्ट होता था सैकरीन, वो 31.5% तक डिक्लाइन हुआ है, जबकि जो थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहा है वो $1.4 मिलियन तक पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेटली 8,500% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जो कंप्लेनेंट है कह रहा है क्लियरली डेटा इंडिकेट करता है कि जो चाइना से इंपोर्ट होता था सैकरीन वो अब थाईलैंड से हो रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड ऑफ इंडिया विद थाईलैंड, क्योंकि रिसेंट टाइम में चाइना से जो इंडिया का ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ है। तो इसीलिए जो चाइनीज इंपोर्टर्स हैं दे आर मिस यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड रूट, और उसी को लेकर के जो हमारे डीजीटीआर है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। एंड दिस इज द सैकरीन इंपोर्ट बाय इंडिया from different nations, Thailand, South Korea, US, Japan and Spain। तो जो ये ब्लू लाइन है ये इंडिकेट कर रही है सैकरीन इंपोर्ट और आर्टिफिशियल स्वीटनर इंपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड दिस इंडिकेट्स फॉर रेड इंडिकेट्स फाइनेंशियल ईयर 22 डेटा इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। और हम देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है कि जो थाईलैंड से जो इंपोर्ट हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली 0.02% से 1.43 मिलियन तक पहुंच गया, डॉलर मिलियन तक। तो इसका मतलब चाइना और चाइनीज इंपोर्टर्स आर एक्चुअली यूजिंग दिस लैंड फॉर डंपिंग देयर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इनटू इंडियन लैंड। तो उसी के लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन टू दिस इंक्वायरी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। So the reduction in interest rate offered by Employee Provident Fund Organization, in short we call it EPFO, to 8.1% reflects the today's reality। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मंडे को बोला है कि EPFO जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, अभी तक ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट था वो मार्केट में जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट था उससे ज़्यादा होता था, और इसीलिए कहा जाता था कि प्रोविडेंट फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो दैट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपको इन कंपैरिजन टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा रिटर्न देता है, बट यस प्रोबेबली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। लेकिन जिस तरह से रीसेंट टाइम में ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हुआ है, उसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि दिस डिक्रीज इन ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट रिफ्लेक्ट्स द टुडेज रियलिटी एंड इज स्टिल हायर देन द इंटरेस्ट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड एफडीज दैट बैंक्स आर ऑफरिंग। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉय, और अगर इसका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट द
हसल अमंग द एम्प्लॉय। तो उसी को लेकर के जो कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है दे वर एक्चुअली सेइंग कि ईपीएफओ इंटेंशनली इंटरेस्ट रेट जो ऑफर करता है उसको डाउन करो, और इससे जो एम्प्लॉय लेवल है, जो मिडिल क्लास है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दैट विल क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क फॉर देयर सोशल सिक्योरिटी इशूज़। तो उसको लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि नहीं, जो इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है ये एज पर द मार्केट डाउन हो रहा है। और अभी भी अगर हम ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें तो ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट बैंक जो एफडीज में इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, और जो स्मॉल सेविंग्स है उनसे भी ज़्यादा है। ईपीएफओ हैज़ अ सेंट्रल बोर्ड विच इज़ वन that takes the call on what rate has to be provided by them। और बहुत लंबे टाइम से ईपीएफओ ने कोई भी चेंज नहीं किया था अपने इंटरेस्ट रेट पर, बट नाउ दे आर चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड अप टू 8.1%। तो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने राज्यसभा में कुछ क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन बिल के प्रेजेंटेशन के टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आंसर करते हुए बोला है कि वाई दिस पर्टिकुलर पीएफ रेट हैज़ बीन स्लैश फ्रॉम 8.5 to 8.1%। तो उनका सीधा कहना है कि इट इज़ हेल्दी और इट इज़ गुड दैन इवन एफडी डिपॉजिट्स, और अभी की रियलिटी, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक सेंट्रल बोर्ड वो डिसाइड करता है कि ईपीएफओ कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन इस पर नहीं है। रेट्स ऑफर बाय अदर स्कीम्स सच एज सुकन्या समृद्धि योजना इज एट 7.6%। सीनियर सिटीजन स्कीम saving scheme is at 7.4%। banks FDs from 5.2 to 5.4%। तो जो अदर स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, उनमें अभी भी इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ के इंटरेस्ट रेट से कम है। इसके अलावा एलआईसी के जो आईपीओ आने वाला, उस पर भी क्वेश्चन को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने आंसर किया कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट आईपीओ में डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती है एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग एलआईसीज आईपीओ। सो गवर्नमेंट ने 10% जो इशू है, जो टोटल इशू का 10% जो है वो एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स के लिए सेव करके रखा है। और गवर्नमेंट का कहना है कि एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग आईपीओ गवर्नमेंट मे गिव डिस्काउंट ऑन दीज इशू प्राइसेस स्पेसिफिकली टू पॉलिसी होल्डर्स, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए, ताकि उनका से एलआईसी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बना रहे। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज quoted by our finance ministry on EPFO interest slash from 8.5 to 8.1%। इसके अलावा कई सारे और क्वेश्चंस भी पूछे गए बजट सेशन में पार्लियामेंट में, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने आंसर किया ऑन डिफरेंट इश्यूज। अगर हम जल्दी से कवर करें इस न्यूज़ को, तो बैंक्स रिकवर ₹61K वाया OTS। so as many as 11 banks have recovered nearly 61K crore by one time settlement into last 4 year as per the government data। तो वन टाइम सेटलमेंट प्रोसेस के तहत जिसमें एनपीए को सेटल करने के लिए ऑफर किया था, तो उसके तहत अब जो 11 बैंक उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ का सेटलमेंट किया। इसके अलावा गंगा के पोल्यूशन को लेकर भी गवर्नमेंट ने आंसर किया कि जो 1080 इंडस्ट्रीज थी जो कि गंगा डिफरेंट 5 स्टेट्स में जो कि गंगा को पोल्यूट कर रही थी, उनमें से 190 इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दिया गया है फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स। तो 1000 या बोल सकते हैं 1080 इंडस्ट्रीज जो कि 5 स्टेट्स में अभी भी हैं और गंगा को पोल्यूट कर रही, उनमें से 190 को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 165 ऐसी हैं जो अभी भी कंप्लाई नहीं कर रही नॉर्म्स को, तो उनको भी नोटिस दिया गया है कि अगर वो कंप्लाई नहीं करती हैं गंगा को सेव या गंगा को ना पोल्यूट करने के नॉर्म्स को लेकर के, तो उनको भी पेनल्टी दी जाएगी और प्रोबेबली दैट विल बी the closure of that particular industries। apart from it, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर के जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना है उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने आंसर दिया, और गवर्नमेंट ने ये बोला कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये इंडिया के ऊपर क्रूड ऑयल क्राइसिस का जो रिस्क है उसको जनरेट करा। डेफिनेटली एज पर द गवर्नमेंट जो क्रूड ऑयल क्राइसिस है या जो क्रूड ऑयल का शॉर्टेज है वो अभी फिलहाल के लिए वो सिचुएशन इंडिया में आ सकती है अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ। रशिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने बोला कि रशिया से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है,
2% of such import till January. And about the increased oil import concern, we require total of 5 million barrels per day. इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट 5 मिलियन barrels per day है, और इसमें से 60% जो है वो गल्फ कंट्री से आता है. वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया जस्ट 0.49 मिलियन टन्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2% ऑफ टोटल आवर टोटल रिक्वायरमेंट. ये डेटा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन ऑन रशियन ऑयल इम्पोर्ट की. रशिया से जो अभी फिलहाल का जो इम्पोर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. 60%, 5 मिलियन पर बैरल, 5 मिलियन बैरल्स पर डे की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से केवल और केवल 0.2% ही रशिया से इम्पोर्ट हुआ है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू लॉन्च LIC IPO इन 2 to 3 वीक्स. तो मार्च तक आना था, और हमने डिस्कस भी किया था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से मार्केट डाउन चल रहा है, तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट इस डाउन मार्केट सिचुएशन में LIC का IPO नहीं लाएगी. बट एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग द लॉन्च ऑफ IPO और LIC's IPO इन अपकमिंग 2 to 3 वीक्स. क्योंकि कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें US फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, उसका इम्पैक्ट जो इंडियन मार्केट में एनालाइज किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है. एज पर द government, this particular situation is good for India and for the largest listing. So USA Federal Reserve interest rate hike seeing a minimum impact on market and have made a situation better for India's largest listing. हालांकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ने वेट किया, अप्रॉक्सीमेटली मई का मिड मई तक, तो उसके बाद गवर्नमेंट को LIC का जो वैल्यूएशन है वो दोबारा से कराना पड़ेगा. जो एम्बेडेड वैल्यू है उसका वैल्यूएशन दोबारा से कराना पड़ेगा, एंड द प्रोसेस विल अगेन बिकम लेंदी. तो गवर्नमेंट इस बात को ट्राई कर रही है कि आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते में गवर्नमेंट जो है वो LIC का IPO लॉन्च कर दे. प्रॉबेबली गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि तब तक शायद रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो भी रिजॉल्व हो जाए. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट बार्स क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूजिंग डिडक्शंस. सो क्रिप्टो के टैक्सेशन पर क्वेश्चन पूछा गया था. उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करते हुए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है मिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने बोला है कि लॉसेस फ्रॉम वन काइंड ऑफ VDA वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स like crypto and non-fungible tokens cannot be offset by gains from another. तो अगर आप crypto investors हैं and you are investing into different sources of cryptocurrency, तो अगर आपको एक particular source से loss हुआ, you cannot offset this loss from another source, from another gains. और इसके बाद से जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, डिजिटल एसेट्स की, उसने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया. उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के नॉर्म्स लाए हैं, that investors cannot offset the gains, cannot offset the loss by the gains through another sources, that particular decision is going to impact the crypto or digital asset industry in India. तो most of the जो industry experts हैं, representatives हैं crypto की जो companies हैं, उन्होंने बहुत strongly इस particular government के decision पर react किया, और उन्होंने government से बोला है कि इस particular decision को government reconsider करे. Otherwise, it will restrict the ways for investors to avail the deduction from trading such virtual assets. और इसका impact ये पड़ेगा कि जो डार्क मार्केट है, ग्रे मार्केट है, या बोल सकते हैं अंडरग्राउंड मार्केट है, उसके थ्रू इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे. इंडिया का जो मार्केट है उसको वो छोड़ देंगे, एंड स्टिल देयर विल बी द ट्रेडिंग, बट वो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन में नहीं होगी. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज टाइप्स ऑफ डिसीजन ऑन टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो गेन्स, government should try to reconsider this virtual digital asset taxation issues or current decision. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.